हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है गुज़श्ता रोज़ की पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की मुलाकात की। तो जी हो गई है मुलाकात, लेकिन क्या हो सकेगा एपीसी में इत्तेफाक दोनों जमातों के दरमियान? हम अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के आज अरब टीवी को दिए गए इंटरव्यू की। तो अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर बात की वज़ीर आज़म ने, सवालात का बड़ा खुल के जवाब दिया। उन्होंने इंटरव्यू में 3 बुनियादी और अहम नुकात पर बात की है। वैसे तो बहुत सारे नुकात पर बात की, लेकिन इसमें से 3 अहम हमने मामलात निकाले। जनाब, मसला कश्मीर बड़ा अहम था जिसका जवाब दिया। मीडिया की आज़ादी या आज़ादी इजहार राय पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, अपना मौक़िफ़ पेश किया। और जो 2 साल हुकूमत है उनकी, उस पर क्या क्या अभी तक हुआ है और आगे क्या करने जा रहे हैं, इसका भी जवाब दिया। खैर, जो मीडिया की आज़ादी या आज़ादी इजहार राय है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो वज़ीर आज़म के इंटरव्यू में मीडिया की आज़ादी पर खुसूसी सवाल हुआ, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मीडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आज़ाद है। पहले किसी हुकूमत ने ऐसी तनकीद और प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, क्रिटिसिज्म आई डोंट माइंड, तनकीद को मैं माइंड नहीं करता, इसका बुरा नहीं मनाता, लेकिन मीडिया नहीं, हुकूमत और वज़रा गैर महफूज हैं। जनाब, दूसरी जानिब मीडिया सेंसरशिप की शिकायत सुनने में आती हैं। मुल्क की मीडिया पर खुलकर बात नहीं हो सकती। हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद की जाए तो हुकूमती वज़रा की जानिब से उसको मनफी प्रोपेगेंडा करार दिया जाता है। न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि इंटरनेशनल तंजीमें भी पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियों के खिलाफ तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। अब इस दिन में हमने सवाल आज यूं तरतीब दिया अपने एनालिस्ट के लिए कि किसकी शिकायत दुरुस्त है, मीडिया की या फिर हुकूमत की? तो हमारे पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाबर सत्तार साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, रीमा उमर साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अगर ये दिखा दे कि मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन नहीं है तो तब वो माने। लेकिन अब ये डायलेमा है कि वो इंडिपेंडेंट किसको मानते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशंस जो उनकी बात आगे रिइटरेट करती है या वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको दुनिया इंडिपेंडेंट समझती है। इस साल अलीना जो जीएसपी प्लस पाकिस्तान को स्टेटस मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन का, उनकी रिपोर्ट थी कंप्लायंस पे। उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि पाकिस्तान को अपना इंसानी हुकूक का जो रिकॉर्ड है उसमें बेहतरी लानी है। अब उस पूरी रिपोर्ट में ज्यादातर बात मीडिया फ्रीडम पे की गई और सेंसरशिप पे की गई। अब कुछ एक्सेप्ट्स प्लीज मैं आपको अगर पढ़ के सुना दूं। उसमें लिखा है कि देयर हैज बीन अ सीरियस डिटेरियोरेशन इन मीडिया फ्रीडम इन पाकिस्तान, अ ट्रेंड दैट बिगैन इन द लीड अप टू द जनरल इलेक्शन इन 2018। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मीडिया पे इंक्रीजिंग प्रेशर है with the tacit approval of the government on those with dissenting views, including media representatives and human rights defenders। अब ये तफसील में उन्होंने बयान की है, उन्होंने डिटेल्स बताई हैं कि किस तरह सेंसरशिप की जाती है, किस तरह के प्रेशर्स होते हैं। अगर वो मैं पढ़ूंगी शायद आप लोग एयर ना कर सकें, लेकिन ये तो है यूरोपियन कमीशन उनकी रिपोर्ट। इसके अलावा आप रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स उनकी रिपोर्ट देख लें। पाकिस्तान 2020 में 3 पॉइंट्स और ड्रॉप किया पाकिस्तान ने, अब 145th पोजीशन पे 180 कंट्रीज में। तो ये सारी, इस तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल आप उठा के देख लें, ह्यूमन राइट्स वॉच उठा के देख लें, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट उठा के देख लें। अब इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इदारा कौन है? ये सब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट के दौरान सेंसरशिप बढ़ी है, इस गवर्नमेंट के दौरान फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बार बार हमला हुआ है। और खौफनाक बात है, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उठा के देख लें, उसमें भी इसका हवाला दिया गया है। तो अब इसको कहना कि आप, अब ऑब्वियसली वो हुकूमत में है तो वो ये मान तो नहीं सकते कि हम लोग सेंसर करते हैं व्यूज या तनकीद जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ये कहना कि कोई और मुल्क दिखा दें जिसमें पाकिस्तान से ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ तो मतलब आपको मेजर्ड बात करनी चाहिए। और ममालिक में आप देखते हैं कि वज़रा जो हैं वो सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी देते हैं जर्नलिस्ट को, या आप देखते हैं कि उनके जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं वो नाम लेके कहते हैं कि ये सहाफ़ी बिके हुए हैं, ये सहाफ़ी जो हैं ये ट्रेटर्स हैं। कहाँ ऐसे अगर होता है तो उस पर तनकीद होती है, इसको इजहार राय पे हमला समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में एक आखिरी बात अलीना, ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस है हुकूमत में और प्राइवेट सिटीजन्स में। अगर एक प्राइवेट सिटीजन हुकूमत के कुछ नुमाइंदों के ऊपर, चले आप कह रहे हैं अनएथिकल बात करता है, उसको मिलाया जाता है और उसको इक्वेट किया जाता है कि एक वजीर अगर प्राइवेट सिटीजन्स के साथ वो बात करे। ये आप नहीं कर सकते। हुकूमत की ड्यूटी है कि वो इजहार राय को प्रोटेक्ट करे, उसको वायलेट ना करे, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट ना क्रिएट करे कि सहाफी जो है वो इंटिमिडेटेड ना फील करें, वो एक खुल के अपना काम कर सके। प्राइवेट सिटीजन्स की उस तरह से लीगल जिम्मेदारी नहीं है।
लेकिन हम बार बार देखते हैं कि हुकूमत कहती है हम अगर कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स में कर रहे हैं, लेकिन प्लीज ये हमें क्लियर रखना चाहिए अपने माइंड में कि प्राइवेट सिटीजन्स की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं, वो एथिकल हो सकती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनकी अच्छा, एक दूसरी राय भी पाई जाती है रीमा, जो मैं न्याजी साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। न्याजी साहब, दूसरी तरफ जो राय है वो ये है कि जी प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज की जाती है हुकूमत को शायद उसकी साख मुतासिर करने के लिए, तो इसमें किस हद तक दम है? असल में कुछ समझ नहीं आ रही कि आपके सवाल को लाइटली लिया जाए, संजीदगी से लिया जाए, इंटेलेक्चुअली इसका डिस्कोर्स किया जाए, जैसे कि रीमा ने एक बड़ी अच्छी अटेम्प्ट की है, शहजाद साहब की तरह साइटेशंस की जाएं, तो मुझे यकीन है अभी तक मैं ज़हनी तौर पे यकसू नहीं हो सका हूँ कि आपको जवाब देने के लिए मुझे वो कौन सा जो है अपने लिए क्राइटेरिया, उसके अंदर जो दो छोटी ब्रैकेट्स या बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर रख के मैंने अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना है। वो एक छोटा सा लफ्ज़ है, मैं पढ़ देता हूँ, शायद बाबर साहब चूँकि मेरे तो बड़ा जिनको आइडियल है और वकील के तौर पे शायद उस पर एलेबरेट भी करें कि मोज़ेज़ सारिस, आपसे अब ये सहूलत वापस ले ली गई है। मैं बाद में इसे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए जी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने तो न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये वज़ीर आज़म बहुत मासूम चीज़ है। कई दफ़ा तो मुझे यूँ लगता है कि वो जो ये दलाई लामा था, ये इससे पहला था, ये कोई 3-4 साल का था, इक़्तिदार मिल गया था। वो एक लंबी कहानी है, फिर उसने क्या बिहेव किया था। मुझे ऐसे लगता है कि 3-4-5 साल के छोटे से बच्चे को इक़्तिदार मिल गया है, तो बेचारा जो है उसको इक़्तिदार जो है वो करना पड़ रहा है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आप मुझसे पूछती हैं, मैं ज़ाहिर है कि जब जियो के अंदर जब से नया टैलेंट मुतारफ़ हुआ तो मेरी नौकरी तो हमेशा ख़तरे में थी और है, और तकरीबन जो है आगे। अब जो है जो एक आध दिन रह गया तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार अगर आप फारिग फिर रहे हो तो मेरे शो में आ जाया करो। चूँकि दोस्त थे और बड़े मेरे मोहतरम थे तो मैंने हामी भी भर ली। तो उन्होंने कहा मेरे साथ 4 दिन करा दिया कर शो, मैं करा दूंगा। तो मेरे साथ तय हुआ। तो शाम को मुझे फ़ोन आ गया कि यार हमें तो पता नहीं था कि जब हमारा पैनल फाइनल होके गया है, कहीं गया है, कहाँ गया है। तो उन्होंने कहा जी इसको निकालो, ये कहाँ से आ गया है। तो मुझे पता चला कि बासलीयत अफराद की जो बोहतात है इस पाकिस्तान में, उसमें अब मेरी गुंजाइश नहीं रही। अच्छा एनीवे, तो मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म, ये मीडिया नहीं मुखालफत कर रहा, ये आपसे वो सहूलत वापस ले ली गई है। आपको क्यों नहीं पता कि ये सहूलत आपको आर्जी तौर पर फराम की गई थी? आप हमसे पूछते हैं मीडिया के बारे में। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं कि मीडिया पाकिस्तान में आजाद है। आप या झूठे हैं या आपको इस बात का इल्म नहीं, आप लाइल्म हैं। अगर आप इतने लाइल्म हैं कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, आपको ये नहीं पता इस मुल्क में क्या हो रहा है, तो फिर मैं कहता हूं कि हैफ है ऐसे वज़ीर आज़म के जो इस मुल्क में वज़ारत इज़्ज़ा चला रहा है। आज आप अरब टीवी का मैं बैठा देख रहा हूं, अलीना, मैं तो हैरान परेशान हो गया। बाबर साहब फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे कि जी इस मुल्क के अंदर अमीर गरीब का फर्क मैंने खत्म कर दिया है। दहाइयों से अमीर अमीर तर हो गया था, गरीब गरीब तर हो गया। आपने फर्क खत्म कर दिया है, आपने सबको बराबर कर दिया। क्योंकि अमीर भी खत्म हो गया है, गरीब तो तब पहले खत्म था। आप कहते हैं यहां यकसा निज़ाम तालीम आप हम ले आए हैं। यार मुझे बताएं, ये पाकिस्तान के लोगों में जिनको आप ये सुना रही है वज़ीर आज़म की बातें, जो उसी वक्त सारे चैनल हेडलाइन में तर्जमा करके बताया, क्या सोचते होंगे आपके बारे में? मतलब आपने वाकई समझता है कि आप यकसा निज़ाम तालीम ले आए हैं? एक पूरा टॉपिक है कि इस मुल्क के अंदर इस निज़ाम तालीम ने, ए लेवल ओ लेवल ने इस मुल्क के जो है जिसको कहने 40,000 बंदा ए लेवल करता है और इस मुल्क के अंदर 22 लाख बंदा इंटरमीडिएट करता है, उसको इस मुल्क के अंदर अजनबी बना के रख दिया गया है। आज के दिन भी उनका कोर्स देख लें, उनका सिलेबस देख लें, इनका सिलेबस देख लें। आप कहते हैं मैंने एक सिलेबस दे दिया। आप क्या कह रहे हैं मीडिया आजाद है? मतलब कौन सी बात आपने आज की है जो सच थी? देखें, एक बात मेरी आखिर सुन लें, हुकूमतें जो होती हैं इनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये अवाम को धोखा देती हैं और बहुत अक्सर देती हैं, पिछली भी देती रही होगी। ये पहली हुकूमत है
जो अपने आप को भी धोखा दे रही है और आवाम को भी धोखा दे रही है, जो अपने आप से भी झूठ बोल रही है और आवाम से भी झूठ बोल रही है। ये हर चीज के बारे में उसमें यकीन, सच्चे दिल से यकीन कर लेती है। ये मुस्तार को जब कहती है ये काबिल आदमी है, ऐसे कभी करप्शन नहीं की, वो बंदा है, तो इसको मतलब खुद भी यकीन कर लिया है। मुझे यकीन दिलाते दिलाते जब कहते हैं मुस्तार वसीम अकरम प्लस है, दुनिया चाहे इसका मजाक उड़ाए, चाहे मजाक का खेस उड़े। हजूर, इस कैप्टन मीडिया को हमने सफर किया है। 2014 में जियो को बंद करके 40 स्टेशन, आपने नवाज शरीफ को पूछा कैप्टन मीडिया क्या होता है, उसके इतना आपने मीडिया ट्रायल किया कि अगर खुदा गवाह के पाकिस्तान के 1 करोड़ 30 लाख अवाम उसे ना खड़े होते, यहां पे उसको लोग संसार कर देते। आपने इतना गलीज प्रोपेगेंडा एक शख्स से किया, आपने उनको जुमला गैर मुतरज़ा बना कर रख दिया पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आपने ऐसा मीडिया ट्रायल किसी का होता है? आपने वो झूठे झूठे इल्जाम लगाए, और झूठ है कि आपका आज तक खत्म नहीं हो रहा। आप ये होता मीडिया ट्रायल, आप तो मीडिया ट्रायल शुरू नहीं हुआ। आप इतनी अक्ल नहीं दी गई, ये जितने आपके बैठे हैं 8-10 चैनल जो आपकी मददसराई करते रहे हैं, वो एक आर्जी तौर पे आपको मुयसर थे। ये आप मीडिया के मेजर छुड़ रहने दें। ये मेरा बड़ा वीक पॉइंट है। मैं रिटायर्ड हार्ट प्लेयर हूं, पेविलियन में बैठा हूं। इसे रिटायर्ड हार्ट से कभी क्रिकेट के ऊपर तबसरा ना कराया करें। उसको फ्रस्ट्रेटेड आदमी होता है, फ्रस्ट्रेटेड आदमी कभी अच्छा एनालिसिस नहीं करता। यहाँ पे एक बेहतरीन आपके पास कूल टेम्पर्ड आदमी बैठा है, आपने महमल की बात की ना, तो जरा मैं महमल को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। हम जब हुकूमत की बात करते हैं या वजीर आजम के शिकवे हम सुने महमल, तो ये सच भी है कि तनकीद हुई है पीटीआई की हुकूमत पर, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने पहले दावे इतने किए थे, बार इतनी हाई सेट की थी कि शायद इस वजह से। देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि रीमा ने एक्चुअली बड़े अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर दिया कि जो इंडिपेंडेंट इदारों की बात वजीर आजम साहब ने की, उसमें उन्होंने EU के GSP प्लस की कंडीशंस का भी बात कर दी, उन्होंने CPJ की एमनेस्टी से। फिर देखिए आप 2018 में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था उसमें पाकिस्तान 139 पे था, और 2020 में हम 145 पे हो गए हैं। हम 6 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। कोई तो वजह होगी कि पाकिस्तान अगर ड्रॉप कर रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। फिर जहां तक दूसरी बात है कि सेंसरशिप नहीं है या क्या, इस तरह लगता है। अब देखिए हमने देखा कि चंद चैनल्स जो हैं उनके लाइसेंसेस जो हैं वो कैंसिल या सस्पेंड कर दिए गए, और फिर उनको कोर्ट्स में जाकर, तो बेशक टेक्निकल रीजंस की वजह से किया गया हो, लेकिन वो चैनल्स थे जो कंसिडर होते थे हुकूमत के क्रिटिकल। बाकी कुछ चैनल जिनके ऊपर शायद वही सेम टेक्निकलिटीज लगती होंगी, लेकिन उनको नहीं कुछ कहा गया हुकूमत की तरफ से। तो फिर रिलीफ जाकर उन्होंने कोर्ट से लिया और फिर वो दोबारा से ऑन एयर हुए। और यहाँ तक अगर बात समझ लें कि हाँ बिल्कुल कुछ चैनल्स के ऊपर अभी भी हेट स्पीच होती है, हुकूमत के भी कुछ वज़रा पे इस चीज हुई है, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उस तरह से की गई? वो तो उस तरह से नहीं की गई। हाँ, जहां तक आप बात कर रही है कि देखिए तनकीद की, अब पहली चीज है सेंसरशिप का बहुत ज्यादा शहजाद ने और न्याजी साहब ने एक्चुअली बहुत डिटेल में बता दिया, तो मुझे उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जहां इस हुकूमत पर तनकीद होती है उनके पुराने वादों पर, उसी तरह मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत को जो सपोर्ट हुकूमत में आने से पहले मीडिया ने की और जो सपोर्ट इवन हुकूमत के बाद भी मीडिया ने की, वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है और वो दूसरों को नहीं मिलती। देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि 126 दिन का जो इनका धरना था वो एक हुकूमत के खिलाफ था, और वो किस तरह से हर चैनल पे दिखाया गया नॉन स्टॉप। फिर अगर हम उसी को कंपेयर करें जो मौलाना फजलुर रहमान का धरना, मैं तो खैर उस धरने के भी खिलाफ थी, मौलाना साहब के भी, तो लेकिन उसकी कवरेज और इसमें क्या फर्क था। फिर इस हुकूमत के अंडर हमने देखा है कि चंद सियासतदानों के इंटरव्यूज जो हैं वो रोके गए, वो कुछ लोगों को उनके बयानात नशर नहीं किए गए या उनकी लाइव कवरेज के ऊपर पाबंदी लगाई गई। ये पिछली हुकूमत में तो हमने इस तरह तो नहीं देखा कि खान साहब की किसी भी चीज के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई गई। तो इस तरीके से तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इनकी सपोर्ट भी बहुत की। फिर आपको ये भी पता है कि एक इस किस्म का धरना हुआ था कि जिसकी वजह से पिछली हुकूमत के वजीर दाखिला के ऊपर कातलाना हमला हो गया था। जब इस हुकूमत के अंदर उसी तरह के धरने हुए तो उसकी कवरेज नहीं, बल्कि मीडिया ने बड़ी रिस्पॉन्सिवली एक्चुअली उस चीज को मतलब बिल्कुल कवरेज दी थी, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक हेट स्पीच और इस तरह की चीज होती है। तो मेरे ख्याल में तो ये पॉइंट्स ऐसे थे कि मुझे लगता है कि हुकूमत को एक्चुअली सपोर्ट भी किया गया, बल्कि बाकी हुकूमतों से अगर पिछली 2 हुकूमतों के आप देख ले तो मुझे लगता है कि इनको काफी सपोर्ट। हाँ, जो तनकीद की बात है वो शहजाद की बात ये जरूर दुरुस्त है कि क्योंकि इनके अपने वादे थे ऐसे, उसकी बिना पर इनको याद कराए जाते हैं।
तो तनकीद तो होगी। वैसे भी दुनिया भर में कोई भी हुकूमत हो, वो बेशक सबसे अच्छा भी परफॉर्म कर रही हो, तो इवन देन भी उनकी किसी ना किसी चीज के ऊपर तनकीद जरूर होती है, जो वैलिड पॉइंट, जो ऑब्जेक्टिव तनकीद होती है। कोई तनकीद बराए तनकीद तो नहीं करता, और करनी भी नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर अगर बर्दाश्त का थोड़ा सा मादा जो है वो मेरे ख्याल में इस हुकूमत में बाकी हुकूमतों से मुझे कम लगता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, क्योंकि वजीर आजम साहब को तो खुद वो कहते रहे हैं हमेशा कि मीडिया ने मुझे बड़ी सपोर्ट की। वो पिछले हुकूमतों में ये बात कहते रहे, तो आज वो उसी मीडिया को वो कहते हैं कि वो देखते नहीं अब चैनल, जिस तरह उन्होंने डेवोस के अंदर कहा था कि वो ये सारे प्रोग्राम नहीं देखते प्राइम टाइम वाले होने लगते। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी हुकूमत में कुव्वत बर्दाश्त इनको बढ़ाने की जरूरत है। मीडिया कोई हुकूमत का दुश्मन तो है नहीं। मीडिया अगर कोई बात करता है तो कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाने की, लेकिन ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब आज जब वजीर आजम को हमने सुना बाबर सत्तार साहब, तो वो तो कहते हैं कि जी इस हुकूमत की तो कुव्वत बर्दाश्त बड़ी अच्छी है। अगर बरतानिया में हुआ होता, उनके वजीर आजम के साथ हुआ होता, तो हतक इज्जत के दावे दायर कर दिए होते, बड़े मालदार हो गए होते उनके वजीर आजम। अलीना खान साहब कमाल आदमी है वैसे, क्योंकि वो जिस तरह कहते हैं ना, भाई का कॉन्फिडेंस लेवल इतना होता है बात करते हुए कि आपको लगता है कि ये वाकई शायद सोच रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं शायद असल में सोचते भी वैसे हो। देखिए, डेफेमेशन को इससे अलग कर लेते हैं, और उसके ऊपर खाली मैं दो बातें कहूंगा। एक तो ये कि ये जो ट्रेंड है कि जो मुंह में आए आप बोल दें किसी के ऊपर, उसके अंदर कोई हकीकत हो या ना हो, ये पीटीआई ने शुरू किया। इमरान खान साहब अगर खाली खुद ये बता दें कि उनके ऊपर कितने हद तक इज्जत के दावे हुए हैं और किस किस ने किए हुए, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल होगी, और इन्होंने खुद उन मुकदमों को कैसे डील किया या नहीं डील किया अभी तक। सो एक तो बात ये है, 35 पंक्चर से लेके पता नहीं कितनी कहानियां हैं जो इन्होंने कही, और फिर पूरी जो ट्रोल टीम है वो सपोर्ट करती रही मीडिया पे आके। अगर ये इन्होंने कहीं यूके में कहे होते तो जितने मिलियंस की ये बात कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ये खुद खो चुके होते। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो गॉसिप है किसी लीडर के बारे में जो गलत है, नहीं होनी चाहिए, जिसके रिसीविंग एंड पे ये रहते हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड सेंसरशिप कैंपेन पॉलिसीज के ऊपर कि आपने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। वो डेफेमेटरी स्पीच है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइज सेंसरशिप है और ये बेनिफिशरी है। मैं थोड़ा सा शहजाद से डिसएग्री करूंगा इस बात पे। आप वो टाइम निकालिए जब पीपीपी की हुकूमत आई थी, देखिए कि कितना क्रिटिसिज्म है, बेशक अखबारों में कितना क्रिटिसिज्म था, टीवी के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म था उस टाइम के ऊपर। इसी तरह महमल ने बात की धरने की, वो प्रोग्राम तो लाइव चलता होता था सारी शाम, और हर तरह की बात लाइव चलती थी। कंटेनर वाला कल्चर जो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान में, हुआ ही उस टाइम पे, क्योंकि मीडिया लाइव चलाता था उससे। अब फिर अभी के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंसरशिप है वो हमारे सामने है। सबसे पहली चीज है गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी चीज है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, के आपकी केबल कंपनीज को फोन करके कोई लिखी पढ़त नहीं होती, बंद करा दिया जाता है। अब एक चैनल जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, उसे देख ही कोई नहीं पाएगा, तो उसे कौन एडवर्टाइजमेंट देगा? सो ये रेवेन्यू चैनल्स कंट्रोल किए गए। तीसरी चीज है फिर पेमरा, कि पेमरा किस तरह से एक्शन लेता है, किसी के खिलाफ लेता है, किसी के खिलाफ नहीं लेता, ये तीसरी चीज है। चौथी चीज है आपके लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स वाली चीज लाए हैं, जिसमें इन्होंने सोशल मीडिया को भी अब शामिल कर लिया है। बेशक वो हो, बेशक पेमरा हो, बेशक दूसरे मुकदमे हो, जिस तरह से मीर शकील रहमान के ऊपर मुकदमा बनाया गया, उन्हें बंद किया गया। सो ये स्टेट की इंस्ट्रूमेंटालिटी है ना, कि आप कानून का अब्यूज करते हैं, मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और फिर आप सोशल मीडिया, और उसके बाद फिर अगली चीज आ जाती है कि आप पैनल्स को कंट्रोल करते हैं। चैनल्स को बताया जाता है, अखबारों को बताया जाता है किस बात पे कॉलम लिखा जाएगा, किस पे नहीं लिखा जाएगा, क्या बात होगी, और ये भी बताया जाता है कि पैनल के अंदर, जिस तरह न्याजी साहब ने कहा, कौन नहीं बैठेगा, ये भी बताया जाता है कि कौन जरूर बैठेगा, और उसकी बात आप नहीं रोकेंगे। और उसके बाद फिर चीज आ जाती है, किसी को उठा के ले जाओ, और वो एक अल्टीमेट जो पुराना तरीका कई सदियों से चला आ रहा है, दिहाइयों से चला आ रहा है, वो अभी तक चल रहा है। तो ये बड़े कंट्रोल के एक डेवलप एस्टैब्लिश्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा है, तो फिर बादशाह आदमी है, ठीक है। अच्छा बाबर सत्तार साहब, अभी आपने पीपल्स पार्टी का हवाला दिया, तो हर दौर में वैसे तो सेंसरशिप किसी ना किसी फॉर्म में हमें नजर आई है। पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा, जरदारी साहब से मुतल्लिक बड़े मैसेजेस सर्कुलेट करना शुरू हुए थे। उस जमाने में आ गया था कि अगर इस तरह के मैसेजेस होंगे तो उनके ऊपर पाबंदी हो जाएगी, या सेल्फ सेंसर हो जाएंगे। तो ये चीज तो रही है, लेकिन अब जो बढ़ता हुआ रुझान है
पहले से कहीं ज्यादा है? नहीं, ये चीज रही है। हर कोई, देखिए, कोई इंसान या कोई हुकूमत अपने ऊपर क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करती। कौन पसंद करता? कोई नहीं करता। लेकिन इमरान खान साहब बेनिफिशियरी हैं एक हाइब्रिड गवर्नमेंट के। ये इनकी जो प्रोटेक्शन हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो इमरान खान है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो पार्टनर हैं रियासत के इस वक्त, और रियासत चूंकि अपना नैरेटिव प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसे इंट्रेंच करना चाहती है, उसकी प्रोटेक्शन इमरान खान साहब को भी मिलती है। 2 मिनट के लिए आप ये प्रोटेक्शन हटाइए, फिर देखिए कि लोग किस तरह से बात करेंगे। जो ऑर्गेनाइज हमारे बहुत सारे मीडिया चैनल जो हैं कैंपेन रन करते हैं इनकी डिफेंस के लिए, जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, और इतने सालों से अच्छा जर्नलिज्म कर रहे थे, लेकिन अभी आप उनके ट्विटर हैंडल्स देखें तो बंदे को खुद शर्म आ जाती है। ये चीज पहले नहीं थी। ये बाकी गवर्नमेंट्स का ये मैनेज करने की एबिलिटी, इनकी सेंसरशिप को बात दुरुस्त है, करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा। आज के दौर में एक सियासी हुकूमत के बस की बात नहीं है कि वो इस हद तक जो है सेंसरशिप को इंप्लीमेंट करा सके। ये किसी सियासी हुकूमत के बस की बात नहीं आजकल के दौर में। ठीक है जी, तो इस डिबेट को इस चीज पे कंक्लूड करते हैं। हमारे गो के मीडिया को कह रहे हैं कि उसकी शिकायत दुरुस्त है, लेकिन हैविंग सेड दैट शहजाद और महमल ने ये बड़ा वाजे किया है कि जी तनकीद होती है इस हुकूमत पे, शायद पहले से ज्यादा होती है, लेकिन इसीलिए होती है कि इन्होंने अपने लिए बार इतना हाई सेट किया अपने दावों वादों से। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ी अपोजिशन की बात भी करेंगे। जनाब, कल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के चर्चे हर तरफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कराची में मुलाकात हुई। गो के शहबाज शरीफ साहब कराची वालों का हाल पूछने, बारिशों के बाद सूरत हाल पूछने आए थे, लेकिन वो गए बिलावल हाउस और उन्होंने यहाँ मुलाकात की। जनाब, दोनों जमातों की क़यादत ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है, शरीक चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पेश की और कहा कि हुकूमत के खात्मे के लिए इन हाउस तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, और ये भी कहा कि अगर इन हाउस तब्दीली आती है तो मुस्लिम लीग नून, क्योंकि बड़ी जमात है तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की शायद हुकूमत बन सकती है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने यह तजवीज़ पेश की कि इमरान खान की हुकूमत को अभी मजीद काम करने दिया जाए और इमरान खान की हुकूमत जो है वो अपने बोझ से गिरेंगे तो बेहतर होगा। ये हुकूमत जितनी देर रहेगी मजीद बदनाम होगी। ये शहबाज शरीफ साहब और नून लीग का मौक़िफ़ था। उनका मजीद कहना था कि इन हाउस तब्दीली की बजाय नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ कल की मुलाकात, जो आपको मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, इसमें सियासी और अवामी रद्द-ए-अमल तनकीद का निशाना बनाया गया मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। सोशल मीडिया पर दोनों जमातों की क़यादत को एक दूसरे के खिलाफ जो माजी में दिए गए बयानात हैं उनको याद करवाया गया। अवाम ने खूब तनकीद की और सुनाया कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम नवाज साहब एक दूसरे पर तनकीद करते थे, बड़े बड़े बयानात देते थे। तो जनाब, लेकिन फिर भी APC आज हो रही है और कोशिश की जाएगी कि गो के दोनों अपोजिट पोल्स पे खड़े हैं, कोई मुश्तरका लाया-ए-अमल निकाला जाए, मिडिल ग्राउंड तलाश किया जाए। अब क्या होता है आगे उसको तो देखते हैं, लेकिन सवाल हमने कुछ यूं तरतीब दिया है कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में किसकी तजवीज़ बेहतर है, पीपल्स पार्टी की या मुस्लिम लीग नून की? नियाजी साहब, दो ऐसे लीडर मिले हैं, एक का नाम है आसिफ जरदारी साहब और दूसरे हमारे बहुत ही बल्कि मेरे ज़ाती दोस्त शहबाज शरीफ साहब, जिनका मैं मद्दाह भी बहुत हूँ। अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ने उनसे बेशुमार काम लिए हैं और बाकी ज़िंदगी में पता नहीं अल्लाह ने उनसे काम उनकी किस्मत में लेना लिखा है या नहीं लिखा, ये अल्लाह के यहाँ मंजूर होगा। इन दोनों के अंदर एक ही कॉमन है कि इन दोनों के अंदर जो कुव्वत फैसला होती है ना सियासी, उसकी जो स्पेस है वो बड़ी महदूद है। अब इसका आसान तर्जमा मैं क्या करूं, तो ज़ाहिर है कि एक लिमिटेड उसमें इन्होंने जो है इनको स्पेस मिलनी है। इन हाउस तब्दीली तो सेनेट में इन्होंने करके देख नहीं ली, उसे कौन से बंदार था, वो क्यों नाकाम हुई इन हाउस तब्दीली? वो तो इनके पास जब खड़े किए गए बंदे जिन्होंने टेबल की, उनकी तादाद तो 66 और 67 थी। ये निकले 40-43 कहां से, किधर चले गए? देखें, मसला ये है कि वो संजू ने कहा था एक बड़े अरसा पहले, आज से 3-3.5 हज़ार पैसे पहले, चाइनीज़ फिलोसफर था, आर्ट ऑफ वॉर लिखी, और मेरा ख्याल है कि ऐसी किताब जो कि पूरी दुनिया में कॉन्सेंसस है। एक तो शेख रशीद साहब कह रहे थे ना, मेरी किताब आई है जो क्या है,
बेस्ट ईयर ऑफ द बुक होगा। कल वो प्रोग्राम में कह रहे थे बाबर साहब बेस्ट बुक ऑफ द ईयर होगी, तो ये बेस्ट ईयर ऑफ द बुक थी, तो ये बेस्ट बुक ऑफ द जिसको कहना सेंचुरीज है। उसमें कहा था कि जी नो योर एनिमी नो योर सेल्फ। समझू क्या गया है कि आप अपने आप को जाने, अपने दुश्मन को पहचाने। मुझे शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये सीने पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बता दें कि उनका दुश्मन कौन है। अगर आप अपने दुश्मन को नहीं जानते या जानते हैं तो उससे मुकाबला नहीं करना चाहते, तो फिर आप हथियार डाल दें, और जो आपने डाले हुए हैं ये है इमरान खान की हुकूमत को गिराना। मैं कहता हूं जो बंदा इमरान खान की हुकूमत को गिराएगा, तो आपको और जो बंदा वही तरीकेकार इख्तियार कराएगा जो इमरान खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए किया है, ये बंदा जो बैठा है ना, ये उसकी खुल के तनकीद करेगा। मैं उसका मुखालिफ नहीं, बल्कि हर सूरत में उसको, हर सूरत में मैं ये चाहता हूं ये खेल पाकिस्तान में बंद होना चाहिए कि आप चाहें जिसको मर्जी इस्तेमाल कर लें और इनको लॉन्च कर दें एक दूसरे के खिलाफ। अब ये बैठे हैं, इमरान खान ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई? सियासतदान तो मुखालिफ होते हैं, इंडिया में नहीं मुखालिफ, वो क्या हुकूमत कराने जा रहे हैं? थोड़ी सी दोनों नंबर गेम मारे को जान की शहजाद इकबाल साहब के पास लेके चलती हूं मैं वहां तो गिरा नहीं सके, एवं मारे नहीं है, लोगों को धोखा ना दे अपने आप को। बिल्कुल वैलिड आपका पॉइंट है, ऐसा बिल्कुल वैलिड आपका पॉइंट। जरा दोनों ऑप्शंस को वे इन करते हैं। शहजाद इकबाल साहब, आपको क्या लगता है किसके मौकिफ में ज्यादा जान आपको लगती है? क्या इन हाउस तब्दीली के लिए वो नंबर्स मौजूद हैं? क्या बेहतर है कि अभी बैठ के देखा जाए अगले 3 साल क्या होता है? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों के मौकिफ गलत ही है मेरी नजर में। तो एक असूली बात है, 5 साल मिले हैं, 5 साल पूरे करने दें। अगर आपको लगता है कारकर्दगी इतनी बुरी है तो 5 साल बाद बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्सपोज हुई है, और आपने देखा है कि 2013 के बाद पीपल्स पार्टी के वोट बैंक का क्या हाल हुआ है। तो अगर तहरीक इंसाफ नहीं परफॉर्म करती, कोई जरूरत नहीं है, 5 साल बाद आप जीत जाएंगे इलेक्शन और आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली हैविंग सेड दैट, ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो वो कारकर्दगी जो भी होगी, हुकूमत एक्सपोज हो जाएगी। तो मेरी नजर में तो असूली तौर पे दोनों ऑप्शन गलत है, नहीं इंप्लीमेंट होने चाहिए। लेकिन ये दोनों पार्टीज भी ना इन हाउस तब्दीली लेके आ सकेंगी, ना कोई अर्ली इलेक्शंस की फिलहाल सूरत हाल नजर आ रही है। और उसकी वजह असूली नहीं है, वो उसकी वजह यह है कि दोनों पार्टीज इस वक्त मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज है। आप कभी बैठे ना इनके लोगों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, वो आपको बता देंगे कि हम फुली कॉम्प्रोमाइज हैं, हम किसी किस्म की तहरीक नहीं चला सकते, कोई माहौल नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में अगर कुछ बदल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई माहौल नहीं है। लेकिन मुझे कल बड़ी हैरानी हुई, शहबाज शरीफ साहब गए थे और कराची वालों से उन्होंने मुलाकात की। कराची का बड़ा बुरा हाल है। अब देखिए डीएचए की कारकर्दगी क्या है, हम बड़े ओपनली बात कर चुके हैं। कंटोनमेंट बोर्ड ने वहां पे तो हद ही कर दी, इतनी खराब हालत है डीएचए क्लिफ्टन की, कोई काम नहीं किया इन्होंने। और 4 दिन तक पानी पड़ा रहा, बिजली नहीं थी, ये सड़कों पर नहीं आए कि कम से कम कुछ रिलीफ प्रोवाइड करें। और आज जो लोग इनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे, इन्होंने एफआईआर भी करवाई है। जी बिल्कुल, अब एफआईआर भी दर्ज कर दी है। वहां पे यकीनन जो लोकल गवर्नमेंट है उसका भी कसूर होगा, वफाकी हुकूमत ने बर वक्त जो फंड का ऐलान किया था वो भी कसूर होगा उनका। लेकिन शहबाज शरीफ साहब में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो आकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करें, क्योंकि एक सियासी इत्तेहाद उन्होंने बनाना है। शहबाज शरीफ साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता है कि एक चीफ मिनिस्टर की क्या पावर होती है सूबे में। उसके इख्तियारात एक वजीर आजम से ज्यादा है, गवर्नेंस हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, उसके पास ज्यादा इख्तियारात है। ऑपोजिशन जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, हम सिर्फ वो करते हैं। एक लफ्ज शहबाज शरीफ साहब नहीं कह सके पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि वहां पर उनकी हुकूमत है। सारा वो वहां पे नजला गिराते रहे इमरान खान के ऊपर। वहां पे भी उनको याद आया जब बिलावल से मुलाकात हुई, जरदारी साहब से मुलाकात हुई, झपिया डाल रहे, गले मिल रहे। उनको कम से कम ये इल्जाम जो पीटीआई लगाती है ना, ये एक दूसरे की चोरी बचाते हैं, वो इल्जाम को तो रहने दें, लेकिन ये एक दूसरे की परफॉर्मेंस को तो ना बचाएं कम से कम। शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर एक अच्छे सियासतदान नहीं है, एक अच्छे लीडर नहीं है, लेकिन एक अच्छे कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं। बताते हैं आवाम को क्या मसाइल है कराची के, किस तरह हल होगा और क्या बेड़ा गर्क किया वहां पे सूबाई हुकूमत ने। ठीक है जी, हमारी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबर सत्तार साहब मिल के बैठे हैं, कहा जा रहा है कि जी कोई नए मीसाक की तैयारी हो रही है और दोनों मिलके इसके ऊपर कुछ मिडिल ग्राउंड तलाश करेंगी। क्या हो पाएगा ऐसा अमली तौर पे? नहीं, देखिए सियासत का मकसद हुकूमती जोड़ तोड़ से तो कुछ आगे होना चाहिए ना, कोई असूल होना चाहिए जिसकी आप पैरवी कर रहे हो। यहाँ पे आप एक ही चौधरी साहब की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक पार्टी चाहती है कि वो चौधरी साहब उसके खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं करें, तो इस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हैं। दूसरी पार्टी भी चाहती है कि उसके खिलाफ नहीं करें, लेकिन वो ये भी साथ चाहते हैं कि उन्हें जूनियर पार्टनर रख लिया जाए, चौधरी साहब रख लें। तो जब तक आपने चौधरी की ही खुशनुदी हासिल करनी है और वही कोशिश है या वही आपका मकसद है टोटल, तो फिर चौधरी साहब किसे रखेंगे अपने साथ, ये तो चौधरी साहब का फैसला है ना, ये फिर आपका फैसला तो नहीं होगा। तो ये इनकी जमा है, टोटल है इनकी सियासत का। उसमें जाहिर है डील की सियासत है, उसमें कोई असूल नहीं है, कोई चीज आपको नजर नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के मौक़िफ़ में तब्दीली आएगी या नहीं। कुछ नहीं है, कोई सियासत नहीं है इस वक्त, कोई असूली सियासत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, मुझे तो नहीं नजर आती। ठीक है रीमा उमर साहबा, मुफाहमत की सियासत, मुज़ाहमत की सियासत, ये तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन क्या ऑपोजिशन ने अपना रोल अदा किया है जो उसका एक्चुअल काम बनता है? अलीना, इन दोनों ऑप्शन जो आपने दिए हैं, जरूरी नहीं एक तीसरी ऑप्शन भी है। और मैं मानती हूँ हमारी ऑपोजिशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और हमारे मुल्क में ऑपोजिशन करने की शायद उस तरह स्पेस नहीं है जितनी आइडियली होनी चाहिए। लेकिन अवाम तो है और बाशऊर हमारे मुल्क में अवाम है, और मेरा ख्याल है जमहूरी एक उनके अंदर एक है चीज़, जमहूरियत को वो चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो अगर ये ऑपोजिशन पार्टीज इतना ही कर लें कि उनकी आवाज़ बन जाए, सड़कों पे हम देखें कुछ जमहूरी अमल सड़कों पे नजर आए, हमें प्रोटेस्ट नजर आए, रैलीज नजर आए। अगले 2-3 साल में अगर इतना ही हम कर लें कि लोगों की आवाज जो है उनको एम्पलीफाई कर दें, तो जो हम बाबर साहब चौधरी साहब की बात कर रहे हैं या अगले इलेक्शंस की हम बात करें, शायद उसको ही हम कुछ फेयरनेस या फ्री होने की तरफ हम लेके जा सकें। क्योंकि इवेंचुअली तो मेरा ख्याल है अगले इलेक्शंस का ही सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए उनको फ्री एंड फेयर कैसे बनाया जा सकता है। और अभी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, ज्यादा ऑपोजिशन ये रोल करे कि आवाम की आवाज कैसे एम्पलीफाई करे, तो वो बेहतर होगा। चाहे इस हुकूमत की तनकीद पे हो या किस तरह सियासी ऑपोजिशन को जो है वो परसिक्यूट किया जा रहा है, किस तरह मीडिया की आवाज बंद की जा रही है, और अगले अपनी मजबूरियां, अपनी जरूरतें भुलाकर अवाम के ऊपर फोकस करेगी तो शायद कुछ कंस्ट्रक्टिव दिखने को मिल सकता है। महमद, देखिए लीना, बात यह है कि वो दोनों जो जमातें हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी बात कर रही हैं। मतलब पीपल्स पार्टी की एक सिंध के अंदर हुकूमत है, तो उनको शायद हो सकता है कि इन हाउस तब्दीली उनको सूट करती हो। नून लीग एक, क्योंकि उनके पास कोई सूबा इस वक्त यानी कि वो पावर में नहीं है, तो उनको जो है थोड़ा वेटेड आउट जो है या सबर करना उनके लिए होगा। लेकिन असल में बात यह है कि सबर के अलावा ऑपोजिशन इस वक्त करे भी क्या। ये इन हाउस तब्दीली की बात, जिस तरह न्याजी साहब ने भी सवाल किया कि सेनेट के इलेक्शन में तो आप कर नहीं सके एक तब्दीली, तो आप बाकी आप किस तरह की तब्दीली करेंगे। जाहिर बात है, असल में तो सबर के पीछे एक लॉजिक है ना कि सबर के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑपोजिशन जो है हमारी वो कमजोर है, लेकिन जाहिर बात है वो इस तरह की बातें तो करेंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने तो सियासत तो करनी है, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी ये दिखाना है कि हम कुछ तो कर रहे हैं। तो वो ऐसी बातें तो जरूर करेंगे कि ये अपने वजन से गिर जाएं, और शायद वो इसी चीज का इंतजार भी करो। लेकिन असल में जो बात है वो ये है कि 5 साल हर हुकूमत को अपना टाइम पूरा करना चाहिए, हर जमहूरियत को। तो कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है, इसके अंदर कोई साजिश नहीं होनी चाहिए, कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। और अनलेस और 5 साल जब पूरे हो जाए, तो फिर जब जिस तरह मैंने एक दफा पहले भी बात की थी कि जो बैलेट होता है ना, उसकी पावर होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी ने कोई हुकूमत तब्दील करनी है, तो जिस तरह रीमा ने भी बात किया है, वो बाशऊर अवाम जो है वो तब्दील करे। वो ये इस तरह की साजिशों में मुलव्वस होकर या किसी तरीके से ये ऑपोजिशन को इस तरीके से हुकूमत गिराने का कोई जवाब भी पैदा नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने बात की कि ऑपोजिशन के अपने भी मसाइल हैं, केसेस अलहदा है, फिर बाकी उनके और भी स्टेक्स है, और दूसरा उन्हें पता है उनके पास नंबर्स नहीं है, वो सबर के अलावा इस वक्त कुछ कर भी नहीं खा सकते। तो ठीक है, 5 साल पूरे होने थे इस हुकूमत के, बिल्कुल होने थे। अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह देखते हैं कि फिर वो जो भी चीज होगी अवाम के थ्रू हो, वो किसी के और के थ्रू नहीं होगी। अगर अवाम ठीक है जी, आई एम सो सॉरी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आई विल कंक्लूड दिस डिबेट। हमारे सारे जो एनालिस्ट हैं वो इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि जी ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग, किसी का मौकिफ उनको दुरुस्त नहीं लगता, किसी की तजावीज़ उनको दुरुस्त नहीं लगती। कहते हैं कि दोनों अपनी अपनी मजबूरियों और दोनों अपनी अपनी ज़रूरियात के तहत ये तजावीज़ पेश कर रहे हैं। तो जनाब, दिस इज़ इट फ्रॉम रिपोर्ट कार्ड की आज की एडिशन। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ।